ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पिछला 2 सेशन हमने दूसरे मोड से लिया था, रीज़न आपको बता दिया था। कुछ तकनीकी कारण थे जिनकी वजह से हम सेशन को उस मोड से लिए थे। आने वाले वीक में यानी जो अगला हफ्ता आने वाला है उसमें भी कुछ सेशन टैबलेट मोड से ही होंगे, क्योंकि होली का त्यौहार है और जो हमारा शहर है जिसमें हम रहते हैं उसमें इन त्यौहार में बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता है। और जो स्टूडियो है घर से थोड़ा दूर है तो वहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे, तो आपके साथ जो हम सेशन लेंगे वो टैबलेट मोड से ही लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला टॉपिक है बहुध्रुवी विश्व का उदय। हम बात करते हैं, लगभग रोज़ की क्लास में हम ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। पूरा विश्व इस वक्त एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की तरफ अग्रसर है। अब दुनिया केवल वॉशिंगटन या बीजिंग को केंद्रित करके बात नहीं कर रही है कि हम बीजिंग डिसाइड करेगा कि दुनिया में क्या होगा या वॉशिंगटन डीसी डिसाइड करेगा कि दुनिया में क्या होगा। प्रत्येक राष्ट्र, खासकर ये जो मिडिल पावर राष्ट्र हैं, इन्हें स्विंग स्टेट बोला जा रहा है आजकल। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, स्विंग स्टेट बोला जा रहा है इन राष्ट्रों को। उनमें उनका जो सबसे बड़ा नेता है वो भारत ही है। भारत, ब्राज़ील और तुर्की जैसे राष्ट्र हैं जो अपने इस पावर को यूरोप से खींचकर एशिया की तरफ ले आ रहे हैं, या फिर अन्य कॉन्टिनेंट जैसे लैटिन अमेरिका की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर भारत एशिया में ले आ रहा है, मध्य एशिया में ले आ रहा है तुर्की। इस तरह जो पावर ऑफ सेंटर बना हुआ था, ये वाशिंगटन डीसी या बीजिंग या यूरोप के इर्द गिर्द था, उसे अब खींच कर दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी जो उनकी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग, अपने देश के हितों के अकॉर्डिंग निर्णय ले रहे हैं। उसी क्रम में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये टर्मिनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, विकेंद्रीकरण। इसे आप बार बार अक्सर चाहे एसए की परीक्षा हो या आपका इंटरव्यू हो, इसमें विकेंद्रीकरण जैसे शब्दों का बार बार प्रयोग होता है। खासकर जब आप पॉलिटी की पढ़ाई करते हैं उस वक्त भी शक्ति का विकेंद्रीकरण, जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, उसे भी आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये शक्ति का फिर से पृथक्करण, वहाँ पर जब हमारे पॉलिटी में शक्ति का पृथक्करण होता है तो वो कार्यपालिका और विधायिका के बीच और न्यायपालिका के बीच हम पृथक्करण के बारे में पढ़ते हैं, विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है, ये रणनीतिक प्रभाव अमेरिका यूरोप से हटकर भारत तुर्की जैसे मध्य शक्तियों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। अभी हमने बताया इन्हें स्विंग स्टेट बोलते हैं, इन राष्ट्रों को। भारत, तुर्की, ब्राज़ील जैसे राष्ट्र स्विंग स्टेट की श्रेणी में आते हैं। ये शक्ति का पावर जो संकेंद्रण था वो इन राष्ट्रों की तरफ मूव कर रहा है। भारत एक नियम निर्यातक हो गया है, यानी कि रूल बेस्ड। यानी भारत अब पहले केवल ये करता था, तकनीकी और एआई में भारत की भूमिका उपभोक्ता से बदलकर भारत की भूमिका अब केवल उपभोक्ता की नहीं है। अभी तक हर फील्ड में माना जाता था कि भारत एक बड़ा बाजार है, भारत के पास एक बड़ी पॉपुलेशन है, तो भारत को इसलिए साध के रखो क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन है। अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है, अगर आपको अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करना है, तो भारत जैसा भारत जैसा व्यापारिक साझेदार आपके साथ होना चाहिए। लेकिन अभी तस्वीर बदल चुकी है, सिक्के का दूसरा पहलू खुल चुका है और अब भारत एआई के क्षेत्र में रूल सेटर की भूमिका निभा रहा है। रूल सेटर का मतलब क्या है? भारत नैतिक एआई की बात कर रहा है। भारत एआई के जो वर्तमान परिदृश्य हैं उसके परिप्रेक्ष्य में एआई को किस तरह से काम करना चाहिए उसको डिसाइड कर रहा है। खुद इस फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब ये एक टर्मिनोलॉजी अच्छी है, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका प्रयोग अपने एसे राइटिंग, अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं कि भारत अब रूल सेटर की भूमिका को निर्वहन करने जा रहा है या निर्वहन कर रहा है। ग्लोबल साउथ की आवाज़, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन चुका है। आपको बताएं कि टोटल पॉपुलेशन का 60% से अधिक हिस्सा ग्लोबल साउथ में रहता है, जिसका नेता भारत है। भारत ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज़ बनकर उनको वैश्विक लेवल पर, यानी वैश्विक प्लेइंग फील्ड में उनको भी खिलाड़ी बनाने के लिए चर्चा कर रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर सहयोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर क्षेत्र में मछली पकड़ने, मछलियों का जो दुरुपयोग, मतलब पकड़ने में जो अनियंत्रण गतिविधियां होती हैं, या ये बताइए कि अवैध गतिविधियां जो होती हैं, उनको रोकने के लिए एक ढांचे पर सहमति व्यक्त की है दोनों राष्ट्रों ने कि हम हिंद महासागर क्षेत्र में इस ढांचे को सुरक्षित करेंगे और अवैध मछली जो पकड़ना हुआ है या जानवरों को जो नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। ओआरएफ का विश्लेषण है। अगली खबर है संस्थागत मुकदमेबाजी शासन राष्ट्रीय सम्मेलन। एक सम्मेलन होता है नई दिल्ली में, भारत मंडपम में, जिसकी थीम है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल लेजिस्लेशन गवर्नेंस फॉर विकसित भारत 2047। ये जो इस थीम पर ये जो सम्मेलन हुआ है,
इसने डिसाइड किया है कि भारत में अभी वर्तमान समय की बात करें तो 5 करोड़ से अधिक वाद जो हैं वो पेंडिंग की स्थिति में है। और भारत सरकार की ऐसा मंशा है, भारत सरकार बीच में एक मीडिएटर की भूमिका का निर्वहन करवाना चाहती है कि कोई भी केस कचहरी आने से पूर्व, न्यायतंत्र के आने से पूर्व एक बीच में एक ऐसा सिस्टम हो, मिटिगेशन सिस्टम हो, जो दोनों के बीच समझौता कराकर उस मामले को वहीं सुलझा लें। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा कि न्यायालयों के ऊपर दबाव कम होगा, साथ ही सरकार की जो छवि है, सरकार के बारे में आपको बता दें तो इस तरह के जब आर्टिकल लिखे जाते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है कि दुनिया का कहने का मतलब भारत की बात कर रहे हैं, भारत में जो सबसे बड़ा लिटिगेटर है वो सरकार ही है। तो भारत को अपने ऊपर लगा ये दाग, लिटिगेटर होने का दाग धोना है। ये हमने अभी गलती से बोल दिया था, आपसे बोला था सॉरी कि हम दुनिया की बात कर रहे थे, तो अब हम उसको सही कहते हैं कि हाँ वो भी बात सही थी। हम क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था मैं, इसलिए आपसे मैंने बोला कि हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की हम अगर बात करें तो पूरी दुनिया में सरकारें सबसे बड़ी लिटिगेटर हैं, यानी सरकारों के खिलाफ ही सबसे ज़्यादा केस हैं जिनको अभी तक लंबित रखा गया है। तो सरकार अपनी इस भूमिका को, अपने ऊपर लगे इस दाग को समाप्त करना चाहती है। सबसे बड़े लिटिगेटर की भूमिका को समाप्त कर कर वो बीच में एक ऐसे तंत्र का निर्माण करना चाहती है कि दोनों पक्ष आकर उस तंत्र के पास बैठें, वहाँ पर अपने वाद को सुलझा लें, ताकि न ही न्यायपालिका पर दबाव बने, न ही सरकार की छवि खराब होने पाए। तो इस क्रम में जो पेंडेंसी केस हैं उनमें कमी करने का उद्देश्य है। न्यायालयों में लंबित करोड़ों मामलों को घटाने हेतु मुकदमा प्रबंधन को संस्थागत प्रशासनिक कार्य के रूप में विकसित करने का उद्देश्य है, यानी कि अब इसे प्रशासनिक दायित्वों के अंतर्गत सौंपा जाएगा। एक ऐसी बॉडी तैयार की जाएगी जिसके माध्यम से दोनों के बस मेडिकेशन को कराया जा सके। विकसित भारत 2047 की बात करेंगे तो न्यायिक सुधारों को दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास रणनीति से जोड़ने की पहल है ये। इसके एक बार आप उसको फिर से देख लीजिए। ये जो इनकी थीम है वो है, क्या थीम है? स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल लिटिगेशन गवर्नेंस फॉर विकसित भारत 2047। थीम को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक ऑनर किलिंग विरोधी विधेयक। कर्नाटक ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, एक साहसी कदम उठाते हुए कर्नाटक में जो ऑनर किलिंग थी उसके विरोध में एक विधेयक ले आती है। ऑनर किलिंग का क्या मतलब है? ऑनर किलिंग का मतलब है कि अपने शान शौकत को बचा कर रखने के लिए किसी की हत्या कर देना। इसको आप इस स्थिति जोड़ कर देख सकते हैं कि अगर कोई दो विभिन्न जात के विभिन्न समुदायों के लोग आपस में प्रेम विवाह करते हैं या एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसे में कई बार जो परिवार होते हैं सामाजिक भावनाओं का, सामाजिक परिप्रेक्ष्य का हवाला देते हुए उनमें से किसी एक की या दोनों की हत्या कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर जो मजबूत कास्ट है, मजबूत प्रतिद्वंदी है, वो अगर बड़े समाज से आ रहा है तो वो छोटे वाले की हत्या कर देता है कि हमारी बेटी या हमारा बेटा छोटे कास्ट के बेटे को या बेटी को नहीं ले आ सकता है। इस क्रम में इनको रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला ले आई है जो निश्चित रूप से सराहनीय है, स्वागत योग्य है। कर्नाटक सरकार के इस कानून का नाम है फ्रीडम ऑफ चॉइस इन मैरिज एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन द नेम ऑफ ऑनर बिल 2026, यानी कि शादी को लेकर स्वतंत्रता होनी चाहिए, साथ ही ऑनर के नाम पर, आपके शान और शौकत के नाम पर, आपके केवल इस नाम पे कि आपका बेइज्जती हो गया, इसके आधार पर किसी का वध नहीं किया जा सकता है, किसी की किलिंग नहीं की जा सकती। क्या किया गया है इस विधेयक में? तो इस विधेयक के अंतर्गत एक अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा, साथ ही सम्मान के नाम पर हिंसा करने वाले लोगों के ऊपर कड़े कानून के प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उनको सजा का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही परिवार एवं खाप पंचायत द्वारा बनाए गए अनुबंध, जो उनका बनाया हुआ दबाव है खाप पंचायतों का, उनको कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसी क्रम में ये जो विधेयक है ये संवैधानिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता को सामाजिक रूढ़ियों से ऊपर रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो ये एक सभ्य समाज की निशानी है। ये जो अभी हो रहा है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, यही है उस सभ्य समाज की निशानी जिसको हम पहले राम राज्य के रूप में जानते थे, जिसको हमने अपने वैदिक साहित्य में राम राज्य के रूप में पढ़ा है, वो उसके गुण हैं ये सब, आप लोग भी समझिएगा। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026, कितना सारा किरकिरी होने के बाद, कितनी शान से हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि भारत ने विश्व के पहले एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की है।
इसे शान से पढ़ना भी चाहिए, शान से पढ़ाना भी चाहिए। आपको बताएं कि किसी एक बॉडी की वजह से, किसी एक संस्था की, किसी एक इंस्टीट्यूट की छोटी सी गलती की सज़ा पूरे देश को नहीं मिलनी चाहिए। देश ने एक बढ़िया काम किया है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जिसने गलती की है। अच्छा, गलती को आप कैसे लेते हैं ये भी डिपेंड करता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इस घटना से। आने वाले समय 10-15 साल तक लोग इस घटना को भूलेंगे नहीं, यानी कि जो हायरिंग एजेंसीज होंगी वो भी उन बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। गलती किसी से भी हो सकती है और इतनी बड़ी कोई गलती नहीं थी जिसके लिए हाँ क्लेम करना, आप निश्चित रूप से आप बहुत जिम्मेदार बॉडी थे, आपने इस तरह का क्लेम किया वो गलत है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गलती नहीं है जिसको लेकर आप देश की इतनी बड़ी समिट का नाम खराब करें। दृष्टिकोण की बात करें तो एआई को केवल जोखिम नहीं बल्कि समावेशी विकास के साधन के रूप में देखना इसका उद्देश्य रहा है इस एआई इम्पैक्ट समिट का। यानी अभी तक सब एआई के विरोध में ही बात होती है, या एआई के बारे में बात होती है, अरे एआई तुम्हें सुन रहा है, अरे एआई तुम्हें देख रहा है, अरे एआई तुम्हारी फ़ोटो जनरेट कर दे रहा है, बिना कपड़ों के फ़ोटो जनरेट कर दे रहा है, कुछ भी कर सकता है, कल कोई वीडियो बना सकता है, किसी भी तरह की आपत्तिजनक वीडियो बना सकता है। तो अब इस समिट में हमने नैतिक एआई की बात की है, हमने बात की है कि हम इसको विकास के रूप में भी क्यों न देखें। यानी ये वैसी ही तलवार है जिसकी दो धारें हैं। विज्ञान को भी याद करिए, जब विज्ञान हम कक्षा 6-7 में पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम सबसे पहला जो वर्ड पढ़े होते हैं वो यही था, जो पहला वाक्यांश था विज्ञान के विषय में वो यही था कि विज्ञान एक दो धारी तलवार है, ये मनुष्य दे फेंक इसे, ऐसा करके कुछ वर्ड था। यानी कि विज्ञान को दो धारी तलवार बताया गया था उस समय जब विज्ञान ने शुरू किया था। तो उसको भी जिस तरह आज हम एआई को बता रहे हैं उस तरह विज्ञान को भी दो धारी तलवार बताया गया था, अभी हम एआई को बता रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जब कंप्यूटर का जन्म हुआ, कंप्यूटर 80 के दशक में जब मार्केट में उतरा, जब फील्ड में आया तो बहुत विरोध हुआ था। कंप्यूटर का भारी मात्रा में विरोध हुआ, लोगों ने कहा कि ये लोगों का रोजगार छीन लेगा, लोगों का जीने का तरीका बदल देगा, लोगों को बर्बाद कर देगा। लेकिन देखिए कंप्यूटर ने क्या किया। ये बात सही है कि कुछ रोजगार जाते हैं, लेकिन रोजगार की प्रकृति बदलती है, रोजगार खत्म नहीं होते हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। सरकार ने यही पक्ष रखा है इस समिति में कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी से, उस टेक्नोलॉजी से, किसी टेक्नोलॉजी के आने से नौकरियां खत्म जरूर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर जनरेट नहीं होती, दूसरी प्रवृत्ति में जनरेट होती हैं, और यही विकास का चरण है। विकास के चरण को आपको समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। हमारी जो पिछली पीढ़ी है, यानी हमारे जो पिता माता हैं, उनके पास वो उतना सहज नहीं है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में जितना हम सहज हैं। आने वाले समय में हम और आप में से बहुत सारे लोग, आने वाली जनरेशन जो है, अभी 10-12 साल के बच्चे जो हैं, उनका जो मतलब टेक्नोलॉजी के प्रति जो उनकी गंभीरता है वो हम में नहीं है। तो आने वाले 10-15 साल बाद हम भी पुराने हो जाएंगे, तो इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये एक स्वस्थ समाज का उदाहरण है। अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो इसका मतलब आपका समाज स्वस्थ है, हेल्दी है, वो प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में सरकार ने ये इम्पैक्ट समिट की है, उसमें वैश्विक नेतृत्व, एआई गवर्नेंस में भारत की पहल, नियम निर्माता की भूमिका निभा रहा है भारत, रूल बनाने में जुटा हुआ है भारत। समावेशी एआई, हाशिए पर रहे समुदायों तक एआई का लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है इसका। नीतिगत ढांचा, जोखिम न्यूनीकरण के साथ साथ नवाचार को प्रोत्साहित देने वाली योजनाओं का विकास करना इसका उद्देश्य है। जलवायु भविष्यवाणी में एआई स्पाडानेट, ये क्या है? ये स्पाडानेट जो है ये एक तकनीक है जिसके माध्यम से किसी किसान को, एक किसान जो है उसे, ये कोई किसान है, इसको पता चल जाएगा कि आने वाले 2 घंटों में इस 2 किलोमीटर की रेडियस में, 2 किलोमीटर @2 हावर, ये जो स्पैड नेट है ये इस किसान को बता देगा कि आने वाले 2 घंटों में 2 किलोमीटर के एरिया में मौसम किस तरह का रहने वाला है। इससे किसान अपनी फसलों के प्रति संवेदनशील होगा, उन्हें सुरक्षित कर सकेगा। आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे ने इसको विकसित किया है, इस अत्याधुनिक एआई मॉडल को विकसित किया है। यह ग्राम स्तर पर सटीक मौसम पूर्वानुमान को संचालित करेगा, कृषि क्षेत्र में उत्पादन नुकसान में कमी करेगा और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में त्वरित प्रतिक्रिया लाने की दिशा में कार्य करेगा। निश्चित रूप से ये आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास का स्पाडनेट कार्यक्रम, स्पाडनेट एआई, एक दुर्लभ तकनीक का उदाहरण है। वृंदावनी वस्त्र की भारत वापसी। भारत वापसी से क्या मतलब है? भारत वापसी से मतलब है कि ब्रिटिशर्स जब हमें लूट कर यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने हमारी इस वस्त्र को भी लूट लिया था और इसे उठा कर यहाँ से लेकर चले गए थे। भारत ने सांस्कृतिक कूटनीति का परिचय देते हुए
अच्छा, सांस्कृतिक कूटनीति में हमारे प्रधानमंत्री बहुत तेज हैं। अभी आपने देखा वो इजराइल की यात्रा पे थे, तो इजराइल की संबोधित इजराइल को राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात बोली। मैं जब उसे पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने बोला कि इजराइल का जन्म जिस वर्ष होता है, इजराइल राष्ट्र का जिस वक्त जन्म होता है, उसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी मेरा भी जन्म होता है। यानी मैं एआई से, मतलब मैं इजराइल से किस तरह से कनेक्ट हूँ, आप इसको देखिए। ये होती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। देखिए कितने आसानी से उन्होंने कनेक्ट कर लिया इजराइल के लोगों को अपने आप से, कि तुम जब जन्मे थे, तुम्हारे राष्ट्र का जन्म जब हुआ था, वही वो वर्ष है जिस वक्त मेरा जन्म हुआ था। यानी मैं तब ही आया जब तुम आए। यानी तुम्हारा और मेरा अटूट मिलन है, अटूट रिश्ता है। इसको उन्होंने अपनी सॉफ्ट पावर से जोड़ा है। भारत ने वृंदावनी वस्त्र को इंग्लैंड से वापस मंगाया है। ये भी भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बात करते हैं कलात्मक महत्व का, तो भगवान कृष्ण के जीवन को चित्रित करने वाला 9 मीटर लंबा रेशमी वस्त्र श्री संत शंकर देव के मार्गदर्शन में निर्मित किया गया था। आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, तो इसे श्री संत शंकर देव के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था। श्री कृष्ण की कृष्ण लीला जो है उससे उनको इस वस्त्र पर चित्रित किया गया। साथ ही इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 9 मीटर की लंबाई है इसकी। इस वस्त्र को उठा ले गए थे ये लोग। अभी क्या हुआ है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संदेश औपनिवेशिक काल में ले जाई गई धरोहरों की वापसी भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का प्रभाव है। इसे कहाँ लाया गया है, तो इसे असम में ले आया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जतन सॉफ्टवेयर संग्रहालयों का डिजिटीकरण, हम आपसे लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार पेपर में न्यूज़ बनी हुई जतन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जतन सॉफ्टवेयर, सांस्कृतिक मंत्रालय ने जतन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, उसके अंडर में ये कार्य करता है। ये संग्रहालयों का संग्रहालय है, यानी संग्रहालय जो हमारे हैं उनका डिजिटल संग्रहालय है। विभिन्न संग्रहालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का इसका उद्देश्य है, ताकि जो हमारी दुर्लभ वस्तुएं हैं, हमारे पांडुलिपि हैं या हमारे सिक्के हैं, मृदभांड हैं, उनको हम एक ऐसे स्थान पर संग्रहित कर सकें जिससे शोधार्थी, स्टूडेंट्स या आम लोग उस तक, यानी जो फिजिकली जो वहाँ नहीं पहुँच सकता है, वो डिजिटल माध्यम से इनको देख सके, इन पर अध्ययन कर सके, इन पर शोध कर सके। साथ ही इनका डिजिटल संरक्षण, यानी कि इन्हें अमर करने की एक तैयारी है कि इनकेस कोई ऐसी स्थिति बनती है, कोई ऐसी आपदा आती है जिसमें फिजिकली वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, तो डिजिटल फॉर्म में ये। अच्छा, ये आज से नहीं कर रही सरकारें अंतरिक्ष में इस तरह की पेन ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव अपनी भाषा में बोलते हैं, इस तरह के डाटा को सिक्योर करके अंतरिक्ष में भेज दे रही हैं, ताकि कल को जब अगर कोई ऐसी घटना घट जाए, हमारी सभ्यता अगर समाप्त हो जाती है, तो आने वाली सभ्यता जब अपने आप को डेवलप करेगी, तो जैसे आज हम खोज रहे हैं ना कि हमको यार ये मिल जाता, हम हड़प्पा को पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या लिखा है इन्होंने, आखिर क्या लिखा है, आज तक हम पढ़ नहीं पाए, तो हमने उसको ऐसा डिकोड किया है, ऐसा कोड बनाया है, ताकि कोई आसानी से इसको अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा तो वो आसानी से इसको पढ़ सकेगा। हम अपनी सभ्यता के बारे में सारी चीज़ें उनको बताते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आप देख पाएंगे, जो अयोध्या में राम मंदिर बनता है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के क्रम में जो राम का जो मंदिर का मुख्य पिलर है, जिसकी जी बहुत अच्छी गहराई है, जब उसकी नींव खोदते हैं तो उस नींव के अंदर हम एक डाटा, एक पेन ड्राइव जिसे आप कह सकते हैं, पेन ड्राइव जैसी चीज़ डालते हैं, ताकि आने वाले समय, क्योंकि उस संरचना को हम मानते हैं कि इतना मजबूत बनाया गया है कि वो आने वाले किसी भी प्रकोप से अपने आप को संरक्षित रख सकती है। तो अगर ऐसा होता है, इनकेस कोई ऐसा प्रकोप आता है जिसकी वजह से हम सभी समाप्त हो जाते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, जिस तरह का जलवायु परिवर्तन हम देखने को मिल रहा है फरवरी माह में, यानी कि फरवरी एंड नहीं हुई है और स्थिति यह हो गई है कि एसी चलाने की नौबत आ गई है, कारों में लोग एसी चलाकर चल रहे हैं, तो ऐसे में घरों में भी एसी लगभग चलने लग गए हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन के दुखद संकेत हैं, जो हमें और आपको भोगने हैं, और हमें आपको कम भोगने हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बहुत बुरी तरह से भोगने हैं। तो आपको बताएं कि इस तरह की चीज़ें स्टोर की जाती हैं। साथ ही हमने आपको कुछ दिन पहले एक बैक्टीरिया के बारे में बताया, लैक्टोलिसिस बैक्टीरिया, आई थिंक, अगर मैं कंफ्यूज नहीं हूँ तो। हमने उसके बारे में भी आपको बताया कि केरल राज्य ने उसको अपना दूसरा बैक्टीरिया घोषित किया है। दूसरा ऐसा राज्य है जिसने बैक्टीरिया को राज्य स्तरीय बैक्टीरिया घोषित किया है। पहला ऐसा राज्य कौन था, तो सिक्किम था। दूसरे नंबर पर केरल आता है। इस बैक्टीरिया की भी क्षमता है कि ये मानव शरीर में जीवित रह सकता है, तो इसको हम जीवित पेन ड्राइव बना रहे हैं, जीवित हार्ड ड्राइव बना रहे हैं, हार्ड डिस्क बना रहे हैं, जीवित हार्ड डिस्क। इसके अंदर हम डाटा स्टोर करके, प्रयास ऐसा हम कर रहे हैं जीनोम प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कि इसके अंदर हम डाटा स्टोर करके हमारी आंतों में डाल देंगे, और ये जीवित रहेगा, समय दर समय चलता रहेगा, और समय आने पर हम इसका उपयोग किसी भी स्तर पर कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।